बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सबसे आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने वीक का आगाज हमारे साथ कर चुके होंगे। मेरा नाम अनम अहमद, मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत वेलकम। आई होप आपका वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा होगा। मेरा बड़ा अच्छा गुजरा है क्योंकि मैंने बड़ा प्रोडक्टिव किस्म का अपना वीकेंड जो है ना वो क्या किया है। मैंने एक बड़ी अच्छी सीरीज जो है ना सीरीज मूवी अराइवल वो देखी और इट वाज अमेजिंग। लाइक उसके अंदर दिखाया गया साईफाई मूवी है वो कि किस तरह से जो है ना एलियंस आ जाते हैं और आकर वो क्या दुनिया का हाल करते हैं। तो उसके ऊपर सारी मूवी थी। इट वाज अच्छा, तो आप 2 दिन ये करती रही हैं? दो दिन ये करती रही, फिर मैंने कुछ किताबें वगैरह पढ़ी, कुछ वीडियोस अपने सोशल मीडिया के लिए रिकॉर्ड की। तो इट वाज अ प्रोडक्टिव वीकेंड ये मैं कहूंगी। और इसी थॉट के साथ जो है ना आगाज कर देते हैं अपने शो का, क्योंकि जब आपने कुछ प्रोडक्टिव किया हो ना तो आपको वैसे ही अच्छा अच्छा महसूस हो रहा होता है, क्योंकि बीइंग प्रोडक्टिव इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। खैर, आज का दिन सबसे पहले जो हमारी खबर है जो आपके साथ हमने शेयर करनी है वो हमारे दिलों के बहुत ज़्यादा करीब है। वो ये है कि आज मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गासबाना कब्जे के खिलाफ यौम स्याह मनाया जा रहा है। 1947 27 अक्टूबर वो दिन था जब भारत की जानिब से जो उनकी फौजें थी उनको उतारा गया आज़ाद कश्मीर श्रीनगर मकबूजा कश्मीर श्रीनगर के अंदर। और वहाँ पर जो ये सिलसिला जुल्म सितम का शुरू हुआ वो आज। अच्छा, आपको पता है तय ये पाया था 1947 में जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे और जो हिंदू अक्सरियती हिस्सा है वो भारत के साथ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इस तरह से हुआ नहीं। खासतौर पर कश्मीर की अगर हम बात करें, सारी करारदादें भी हमारे साथ सामने मौजूद हैं, सब कुछ वाज़ेह था। लेकिन फिर भी महाराजा हरी सिंह उन्होंने अवाम की उमंगों और उसूल तकसीम दोनों को रौंद डाला और उन्होंने खुफिया तौर पर इंडिया के साथ इल्हाक का मुआहिदा कर लिया। और फिर यूं 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज श्रीनगर में जो है वो दाखिल हो गई और उन्होंने कब्जा कर लिया पूरे जम्मू कश्मीर पर। तो वो 1947 वहां से लेकर आज तक आप देख लें कितने साल हो गए हैं। पाकिस्तान आज़ाद हो गया लेकिन कश्मीरी आज तक वो जो आज़ादी की जंग है वो लड़ रहे हैं। लेकिन नारे वहां पर अभी भी पाकिस्तान के लगते हैं। वहां के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। नस्ल दर नस्ल हम देख रहे हैं वहां से लोग पाकिस्तान के साथ इल्हाक की ख्वाहिश रखते हैं। आपको पता है एक जो नारा लगता है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये हमें मकबूजा कश्मीर से। लेकिन एक जो जेस्चर है ना, एक जो थॉट है वो मकबूजा कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ या ओवरऑल कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ कि याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। रेफरेंडम का वादा किया गया, कई मरतबा किया गया, पता नहीं कितनी करारदादें जो है ना इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मौजूद हैं जिसमें भारत को कहा गया कि भाई राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो कश्मीर के लोगों के पास है। लेकिन आज तक वहां पर ये वोटिंग नहीं करवाई गई, ये रेफरेंडम अभी तक नहीं करवाया गया। डेफिनेटली खौफ है। और अब ये कहा जा रहा है कि वहां पर डेमोग्राफिक दहशतगर्दी भी की जा रही है, डेमोग्राफिक टेररिज्म जो है ना वो की जा रही है, क्योंकि डोमिसाइल्स लोगों के चेंज किए जा रहे हैं। खैर, आज का दिन बहुत सिंबॉलिक भी है और आज के दिन कश्मीर के लोग जो है ना वो दुनिया भर के अंदर स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत से पैगाम जाते हैं, चाहे वो हमारे हुक्मरान हो या फिर जो दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरी हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी कोशिश की जाती है कि दुनिया में इस मामले को बार बार उजागर किया जाता रहे। एक और मामला जिसको बार बार उजागर करना भी ज़रूरी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होना भी ज़रूरी है। कुछ काम हो रहा है लेकिन काम होता हुआ ना कम होता हुआ ये मामला नजर हम उसमें नंबर 1 है। ये इस तरह के मामला में हम नंबर 1 पे आ जाते हैं। मैं बात करेंगे स्मॉग की। लाहौर की फजा एक मरतबा फिर से आलूदा है, फजाई आलूदगी वहां पर बढ़ चुकी है और दुनिया भर में लाहौर का फिर से पहला नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 300 पॉइंट्स को छू गया है। फैसलाबाद की हवा लाहौर से भी ज्यादा मुजरे सेहत है ये बताया जा रहा है। और जो वहां का फैसलाबाद है वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 600 पॉइंट्स के करीब जा पहुंचा है। लाहौर में फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पहली बार एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल जारी है। वो ठीक है, काम किया जा रहा है, पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये काम इनफ है, इतना ही काम होना चाहिए या हमें हंगामी बुनियादों पर इस पर मजीद काम करने की जरूरत है। ये दुनिया में जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं उनको अडॉप्ट करने की जरूरत है और हम कहाँ पर स्टैंड करें और दुनिया कहाँ पर। अच्छा, जब आप बात करते हैं ना स्टेक होल्डर से तो वो ये कहते हैं कि देखिए भाई एकदम से तो खत्म नहीं हो जाएगा, हमें पता है एकदम से खत्म नहीं होगा, लेकिन इसको रोक लेना चाहिए था। ये सालों का बिगाड़ है और इसके अंदर हम सभी जिम्मेदार हैं, हम इस चीज को मानते हैं। लेकिन इसके ऊपर ऐसा काम तो हो जो हमें नजर आए और स्पेशली इसके ऊपर पॉलिटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। खैर जी, आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम नेचुरल फिनोमिनास की बात करें। इसके अंदर खैर नेचुरल के साथ साथ कुछ हम ये कह सकते हैं आर्टिफिशियल फिनोमिना, अपनी गलतियां भी थी। लेकिन अब एक प्योरली नेचुरल फिनोमिना के बारे में आपको बताती हूँ। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला के जुनूब में आतिशफशा
तूफान फट पड़ा, जिस से कहा जा रहा है कि कई किलोमीटर तक राख के बादल जो हैं वो ये विजुअल्स तो हमें नजर आ रहे थे। ये आतिश फिशा से बड़ी मिकदार में भाप भी खारिज हुई, जिसे कैमरे की आंख ने महफूज भी कर लिया। मेरे ख्याल से खौफनाक ज्यादा है ये मंजर। ठीक है, कैमरे की आंख ने महफूज तो कर लिया, लेकिन नेकेड आई से को जाके देखे तो अब पता नहीं इसकी आवाज कितनी जुर्रत कौन करेगा नेकेड आई से देखने के लिए। ना वहां पर जाना पड़ेगा, दूर तक लोग खाली करा लेते हैं ना, आबादी अगर हो भी जिस इलाके में तो उसको खाली करा लेते हैं। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है धमाके की आवाज होगी, कैसी इसकी साउंड तो पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इसका, मुझे पता नहीं है, लेकिन देखने में बहुत खौफनाक लगता है। और कोई भी चीज जिसको ना हमारी अकल कॉम्प्रीहेंड ना कर पाए ना, वो हमारे लिए फियर ऑफ अननोन बन जाती है। तो डेफिनेटली ये फियर ऑफ अननोन और बहुत ही खौफनाक भी लग रहा है। सीरियल मनाजिर थे जो हमने आपके साथ शेयर किया। अच्छा जी, मलेशिया आपको लेकर चलते हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो उनका रिवायती रक्स से इस्तकबाल किया गया। और वहां पर आपको पता है कि ट्रंप बीइंग ट्रंप, वो खुद भी वहां पर जो है ना झूम उठे, बड़ा एंजॉय करते रहे। ट्रंप ने इस मौके पर अमेरिका और मलेशिया के परचम भी लहराए। और ट्रंप का ये दौरा एशिया के कई ममालिक के दौरे का पहला मरहला अब देख, ट्रंप का डांस भी हम दिखाएंगे। ये देखिए, वो तो चले उनको वेलकम कर रहे थे, लेकिन ये ट्रंप के मूव्स देखें आप, स्टेप्स चेक करें बस ट्रंप के। अच्छा जी, ट्रंप उनके सफर के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। तो इस सफर के दौरान कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान एक जामे जंगबंदी के मुआहदे की दस्तखती तकरीब में भी डोनाल्ड ट्रंप ने शिरकत की। और जब वो वहां पर आए, वहां पर उनका जिस तरह से इस्तकबाल किया गया, रेड कार्पेट बिछाया और वो सामने सब वो ग्रुप डांस करके उनका वेलकम कर रहे थे, जो भी उनका रिवायती डांस था। लेकिन ट्रंप ने कहा जी नहीं, मेरे मूव्स जो हैं वो आने जरूरी है। अच्छा, ट्रंप जो है ना, उनके बारे में एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया, ही इज द मोस्ट प्रेजेंट पर्सन। मोमेंट के अंदर ना प्रेजेंट रहते हैं, ये नहीं करते हैं मोमेंट को। ये नहीं होता कि अपना वो थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ आए, जो कि अक्सर जो है ना एट्रीब्यूट की जाती है मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत के साथ। वो जिसके साथ भी मिलते हैं ना, उसके साथ उस मोमेंट के अंदर खुश भी रहते हैं, बिल्कुल बात भी कर रहे होते हैं और उनसे उनके पेरेंट्स के बारे में, फॉर्म के बारे में भी बात कर रहे होते हैं, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा हमने कभी देखा नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है कि बहुत ही डिफरेंट किस्म के और बहुत ही अनकन्वेंशनल किस्म के वो प्रेसिडेंट है अमेरिका के। अच्छा जी, पाकिस्तान की जरा बात कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं अपने मुल्क के अंदर। हमारे अपने मसले जो है ना, उनका बड़ा जरूरी है। तो इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात हुए, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला है, उसके अंदर हतमी मौक़िफ़ पेश करते हुए साफ साफ अब कह दिया गया पाकिस्तान की तरफ से कि अफगान तालिबान की तरफ से ये जो दहशतगर्दों की सरपरस्ती की जा रही है ना, इसको किसी तौर मंजूर नहीं किया जाएगा। इत्तलात ये भी हैं कि पाकिस्तानी वफ़द ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दामात अफगान तालिबान की जानिब से, जो कि इस वक्त अफगान रजीम है, करने होंगे। और दूसरे मुज़ाकराती दौर में कतर में होने वाले मुज़ाकरात में तय पाने वाले निकात पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान भी दिया है। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात करें तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि अगर अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात से मामला तय नहीं पाते तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी इसमें रोल है। उन्होंने ये कहा है कि पाक अफगान मसला अच्छे से हल कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनको लग रहा है कि मामला आपस में खुद ही सॉल्व हो जाएगा। अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के मामले पर अपना मौक़िफ़ बहुत सख्त कर लिया और ये किसी भी तौर पर उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये मामला है जो होना चाहिए, जो बेसिकली होना चाहिए। एग्जैक्टली। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक सफीर जमील अहमद साहब ने हमें है। जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये जो जामे प्लान दिया गया है तालिबान को, उसके निकात पर हम बात करना चाहेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? नहीं, बड़ी सिंपल सी बात की है पाकिस्तान ने और बहुत ट्रांसपेरेंट बात की है, क्योंकि इसको पूरी दुनिया देख रही है। अफगानिस्तान के तालिबान जो उन्होंने कमिटमेंट की हुई है दोहा एग्रीमेंट से लेके, और जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस पास हुई हैं, वही दोहा एग्रीमेंट को अडॉप्ट करने के बाद उस पर एम्फेसाइज किया गया है कि तालिबान उस पर अमलदारी करें। तो अभी हमारी भी बस उसी को बुनियाद बनाकर जो जो वायलेशन हो रही हैं, जो जो हमने वेरीफाइबल एविडेंस अपने मीडिएटर्स को और अफगान तालिबान की जो नेगोशिएटिंग टीम थी उनको दे दिया। और हमने बड़ी सिंपल सी बात की कि जी अपनी ज़मीन को आप जो है अपनी हकीकत पसंदाना लिहाज से आप तस्लीम करें, या हकीकत पसंदाना अंदाज से आप जो टीटीपी और बीएलए के आपके पास कैंप्स हैं उनको इंडिया भी सपोर्ट जहाँ जहाँ कर रहा है, आप उनकी बेख को नहीं करें। दूसरी बात हमने ये की, और तीसरी बात हमने जो अपना एहतमाल जाहिर किया कि आप लोग थोड़ा सा इस मामले में दिलचस्पी ले लें। अफगान तालिबान से हमने ये गुजारिश की उनसे
दूसरा हमने फिर बाद में बेसिक हमने डिमांड यही किया पाकिस्तान का कि सिर्फ टेररिज्म जो आपके इलाके से हमारे इलाके में हो रही है, जो आपने वादे किए हुए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी और हमें भी, तो उसकी जो पैटर्नेजेस या उसकी आप हिमायत छोड़ दें। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको जरा यहाँ पर रोकूं, हमें एक लाइव अपडेट की तरफ जाना है। इस वक्त यौम कश्मीर भी है, यौम स्याह भी मनाया जा रहा है कश्मीर के हवाले से। उस सिलसिले में पेशावर के अंदर गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी जरा एक खिताब करें, जरा उनको सुनते हैं। तमाम शुरका को और उन तमाम दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ जो आज कश्मीरियों के साथ दुनिया में जिस कोने में भी हैं, आज उनके साथ यौम सलाम मना रहे हैं। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। 27 अक्टूबर यौम स्याह, जिसमें अब आज कश्मीर के लिए यौम स्याह का दिन मनाया जा रहा है और इसके बारे में हमने शुरू में भी बात की। वापस आ जाते हैं वो मामला जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे डॉक्टर जमील अहमद खान साहब से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं सीज़ फायर के बाद। डॉक्टर साहब, एक ये मेरा सवाल थोड़ा सा रिटोरिकल क्वेश्चन है, इसमें फिर एक और फरीक को भी शामिल कर लेना चाहिए जो बेसिकली पीछे से बैठकर अफगान रजीम जो है उसको बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि प्रेशराइज कर रहा है या बार बार कह रहा है जाकर के भाई तुम ये कार्रवाइयाँ करो, और वो ओपनली कहते भी हैं कि भाई प्रॉक्सी जो है ना हमारी जंग जारी है, इन्फ्लुएंस भी है। इंडिया की बात करिए तो उनको भी मेरे ख्याल से शामिल कर लेना चाहिए। आपको लगता है कि मुज़ाकरात में उसका जिक्र भी आया है या ये भी दिए गए हैं सबूत पाकिस्तान की तरफ से? हमने तो पहले भी अकाउंट नंबर, मैं नाम बता देता हूं आपको कि कौन सा अकाउंट उन्होंने दिया है। एक मुबीद नामी आदमी जिसके नाम पर ऐसे काफ़ी उन्होंने दिए हैं पाकिस्तान की साइड से शवाहिद कि किस बैंक से किस वक्त किसको पैसे अफगानिस्तान में ट्रांसफ़र हुए, जो कि इस मकसद के लिए कि टेररिज्म को पाकिस्तान में दवाम बख्शें और पाकिस्तान में इसको इंस्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करें। तो वो अफगानिस्तान सॉइल पे हो रहा था। तो यस, आपकी बात जो आपने सवाल किया या दुरुस्त है कि हमने वो एविडेंस भी प्रोवाइड की। देखिए, हम तो अब भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अगर मामलात में अफगान तालिबान की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान तो ये भी कहता है कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। वरना पाकिस्तान बिल्कुल मजबूरी की हालत में, पाकिस्तान ने जो ट्रेनिंग कैंप्स थे जिसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, उन ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया गया है। अफगान भाइयों को तो कभी निशाना नहीं बनाया और नहीं अब पाकिस्तान कभी चाहेगा कि और पाकिस्तान ने हमेशा मदद की है, चाहे वो जो वहाँ के इमिग्रेंट्स थे उनको पनाह देना हो कई दिहाइयों तक, कुछ दिन, या रेफ्यूजीज को पनाह देना हो। ये बताइए फिर ये सेंटिमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों पाया जाता है ओवरऑल? अगर हम अफगानिस्तान के अंदर देखें और बहुत से मामलात पर कुछ वीडियोज ऐसी भी आती हैं कि हमें अफगान नेशनल्स भी नजर आते हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ सेंटिमेंट का खुलेआम जो है ना वो जिक्र भी कर रहे होते हैं और उसका इजहार कर रहे होते हैं। ये सेंटिमेंट हमें क्यों नजर आता है फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट अफगानिस्तान? ऑल्दो आईडी कार्ड पाकिस्तानी रखते हैं वो कई अफगान। ये 4 दहाइयों का किस्सा है और इन 4 दहाइयों में ख़ास तौर पे आखिरी एक दिहाई में ये नैरेटिव्स का गेम है। नैरेटिव जो ज़्यादा बिल्ट हो जाए, हमने अपने नैरेटिव में शायद हमारी कमाईगी रह गई। वरना 40 साल तक अगर आप किसी इंसान की या किसी भी जानदार चीज़ की अगर आप खिदमत करते हैं, उनकी मेज़बानी करते हैं, तो अचानक आनन फानन में ऐसा नहीं हो जाता। इनफैक्ट इंडिया, आपको याद होगा कि 720 के करीब इन्फो लैब बनाकर और पूरे यूरोप में चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ वो कर रहा था। तो वही मामला अभी अगर आप सोशल मीडिया वगैरह देखेंगी तो उसमें अफगानिस्तान की इन मासूम जहनों को पॉइजन करने में काफी वो भी किरदार है। लेकिन यस, ये बात हमारी भी माननी चाहिए कि ये जो आवारगी ये शबनम है, इसमें कुछ जुर्म आफ्ताब भी है। हमें भी अपना नैरेटिव थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था आम अवाम अफगानिस्तान के लिए, जिनकी हमने काफी अरसे तक आबियारी की है। हमारा तो फॉरेन ऑफिस भी अब भी कहता है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। अभी चंद दिनों की बात है और अफगान तालिबान से उन्होंने यही कहा है कि वेरीफाइबल आप एक्शन ले लें और उसको हमें बता दें कि अफगान क्रिकेटर्स हैं यहाँ पर क्रिकेट सीख के खेल के जाते रहे और वहां जाके अब वो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाना, नफरत यहाँ तक पहुंचा दी गई है। अच्छा, मैं एट द एंड चाहूंगी आप थोड़ा सा इस पे कमेंट कर दें कि अब हम एक्सपेक्ट क्या करें अफगान रजीम से? ये सीज फायर हुआ, उसके बाद मुज़ाकरात हुए और ये जो प्लान है उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करें? जी हाँ, इन मुज़ाकरात जो अभी इस्तांबुल में हुआ उससे तो इतनी कामयाबी नज़र नहीं आ रही है और क्योंकि हमने अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह कर दिया है, अब भी हम डायलॉग का हाथ फैला
हैं। मैंने अभी आपको फॉरेन ऑफिस का हवाला दिया डायलॉग का, लेकिन अगर कोई दरअंदाजी होती है जो कि हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पाकिस्तानी हक महफूज रखता है कि अपना दिफा करे। राइट, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक सफीर, बड़े अच्छे से इन मामलात को समझते हैं और उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी हमारे सामने रखा है। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदी। थोड़ी सी अब सियासत की बात कर लेते हैं, खासतौर पर आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है वहाँ पर एक नया मोड़ अब सामने आ रहा है, जहाँ पर पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा की दौड़ में शामिल नजर आ रही है। मगर यहाँ पर सवाल हमारा ये है कि क्या उसके पास दरकार नंबर्स मौजूद हैं, क्या पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स हैं? और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए नंबर पूरे होने का लेकिन दावा जो है वो जरूर $1 मिलियन क्वेश्चन ये है। लेकिन सिंध हाउस के अंदर कल जो फरियाद थालपुर साहिबा की जानिब से इशाया दिया गया था उसके अंदर 27 अरकान जो है ना 27 अरकान उन्होंने शिरकत कर ली। एंड माइंड यू 27 अरकान ही चाहिए अगर किसी भी जमात को वहां पर अपनी हुकूमत बनानी है। तो पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के 5 अरकान समेत 6 अरकान का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान भी सामने आया और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप के अरकान की तादाद 23 तक जा पहुंची है। और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास जो कि अब पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, उन्होंने कहा है कि हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे कर लिए हैं। तहरीके अदम एतमाद का फैसला क़यादत करेगी और मुस्लिम लीग नून ने भी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तब्दीली की हिमायत की है। तो हम बात करेंगे इस मामले के ऊपर। उसके साथ साथ आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे कि ज़रा उनकी पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल जर्नी उनकी किस तरह से रही है उसके ऊपर भी थोड़ी बात करें, ताकि आपको भी पता चले आप कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और उनकी जर्नी अभी तक कैसी रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सहर कामरान जो कि रुकने कौमी असम्बली है। और जिस वक्त मैं बात कर रही हूँ ना, मेरे मुंह से सेनेटर सहर कामरान साहिबा निकलने लगा था। सेनेटर रही है ना, तो सेनेटर रही है, नाम के साथ उनके नाम के साथ ना सेनेटर जोड़ दिया गया है। लेकिन कहा जाता है कि वंस अ सेनेटर ऑलवेज अ सेनेटर। तो वेलकम करेंगे आपको। कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत। इट्स अ प्लेजर टू बी एट योर शो। आपने कश्मीर की बात की इससे पहले कि आप मुझ पे सवाल की भरमार करें। आई बिलीव कि आज का दिन जो है 27 अक्टूबर, ये एक अहम दिन है, कश्मीर ब्लैक डे। और आज के दिन ही नहीं बल्कि मैं समझती हूँ कि हर दिन जो हम देखते हैं भारतीय मुजालिम, इलीगल ऑक्यूपेशन जो जारियत है मकबूजा कश्मीर में, उसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं। और जो एक नेफेरियस डिज़ाइन है नरेंद्र मोदी का, जिस तरीके से उसने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खसूसी हैसियत जो है तब्दील की, और उसके बाद एक साजिशी जहन के साथ, यानी पहले ही कश्मीर जो है वो एक दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका है मकबूजा कश्मीर। और फिर जिस तरीके से वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की, तो जो है मैं सुन रही थी जब आप कह रही थी कि सैयद अली शाह गिलानी का वो नारा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये रिफ्लेक्ट करता है एस्पायरेशन ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। और जैसे कि रेजोल्यूशन 14 अगस्त के वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखें कि वो हमारे साथ जो है यौम आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान की, और जब भारत अपने यौम आज़ादी की सेलिब्रेशन होता है तो वहाँ यौम से यहाँ मैच जीत जाते हैं तो वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही होती हैं। तो देखिए वो एक भरपूर जो है इजहार है जो उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है। जिस तरीके के मजालिम हो रहे हैं ख़वातीन के साथ, जिस तरह से नौजवानों को अंधा किया जा रहा है, ख़वातीन को रेप करते हैं, उनको वो जो है ना फोर्स विडोज़ जो है वो जब लोगों को गायब कर देते हैं तो वो वाली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं उनके ऊपर कतरन है। तो ये जो मैं समझती हूँ कि आज आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं भी एक दफ़ा फिर आलमी दुनिया से स्पेशली यूनाइटेड नेशंस को याद कराऊंगी कि UNSC की सिक्योरिटी काउंसिल की एक रेजोल्यूशन जो कि मकबूजा कश्मीर के बारे में, कश्मीर के बारे में है कि कश्मीरियों को उनका जायज़ हक़ खुद इरादियत ज़रूर मिले, तो वो ताकि वहाँ पे अमन आए। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो फिर हम पाकिस्तान की आज़ादी को भी सेलिब्रेट करते हैं कि कितनी बड़ी बात है आज़ाद मुल्क जो हमारे हिस्से में आया आज़ाद कश्मीर। वहाँ पे भी हम कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस देख रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज के दौरान, तो ज़रा उसकी मैं चाहूँगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमें प्रोएक्टिवली वहाँ पर काम करती हुई नज़र आ रही है। नंबर्स पूरे हो गए 27 मेंबरान। मैं आपको जब हम बात कर रहे हैं ना कि आपका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और जमहूरियत, तो आवाम की राय को मेरे ख्याल में ज़रूर मुकद्दम रखना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि जो हुकूमतें बनती हैं वो आवाम को सर्व करने के लिए बनती हैं। लेकिन हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह के मसाइल रहे, और कश्मीर जो है पीपल्स पार्टी के दिल के बहुत करीब है। ठीक है, आप ये देखें कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक बहुत क्लियर पोजीशन कश्मीर के प्रति, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद ही कश्मीर पे आया। तो जिस किस्म के हालात रहे उसमें ये जो है बहुत ज़रूरत थी
कि ऐसी तब्दीली लाई जाए जो कि कश्मीर के अंदर इस्तेकाम पैदा करे, जो कि बेहतरी की तरफ ले जाए। तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि सिर्फ ये नहीं कि आप इसको पीपल्स पार्टी का ये कहें कि अदम एतमाद है, ये इस पर मुस्लिम लीग नवाज ने भी अदम एतमाद का इजहार किया है। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कॉल भी की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और उनको कहा है, उसके बाद एक मशावरती कमेटी भी बनी। आपको लगता है कि एक ड्यू कोर्स जितना रह गया है वक्त, इस जितनी मुद्दत रह गई इस असेंबली की, उसको मुकम्मल होने दिया जाना चाहिए था? अदरवाइज अगर तब्दीली आती है, तब्दीली अगर आती है, जो गवर्नमेंट तब्दील हो जाती है वहाँ पर, तो फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। डोंट यू थिंक दैट? अगर देखिए आज जो है मसाइल खड़े हो रहे हैं और चीज़ें संगीनी की तरफ जा रही हैं, तो अगर हुकूमत की तब्दीली से इस्तेकाम आ जाता है, कुछ बेहतरी हो जाती है, तो मैं समझती हूँ उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम इसलिए किसी बीमारी का इंतज़ार नहीं करते कि वो बढ़ के नासूर बन जाए कि हम समझते हैं कि इसकी मुद्दत पूरी होने दें। अच्छा, नून लीग की आपको कंप्लीट हिमायत है इस मामले में। और नंबर्स का आपने नहीं बताया, 27 नंबर्स चाहिए, आपके नंबर्स पूरे? जी, मेरे ख्याल में नंबर्स के बगैर जब तक नंबर पूरे ना हो उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आती। अगर हमारे पास नंबर पूरे होते तो कौमी असेंबली में भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म कहा जा रहा था ना 23 नंबर्स हैं अभी तक पीटीआई के भी 6 अरकान मिला के जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना है। आई थिंक ये नंबर सामने आ जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है सबको साथ लेके चलने की बात की है और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अहम जो है वो इनिशिएटिव था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तरफ से कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कॉल से भी बात की। और मैं देख रही हूँ कि मुस्लिम लीग के जो रहनुमा हैं वो भी मुकम्मल तौर पर जो कारकर्दगी है मौजूदा वज़ीर आज़म की, उस पर जो है अदम एतमाद का और अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात हुआ उसके अंदर एक और बड़ा अहम मामला था जो कश्मीर की कमेटी है उनकी जानिब से उठाया गया कि ये जो 12 रेफ्यूजी सीट्स हैं उनका कुछ किया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के ऊपर। पीपल्स पार्टी लेट्स से अगर बना लेती है गवर्नमेंट, तो क्या इरादा रखती है उस सिलसिले में, या फिर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है उन 12 सीट्स के बारे में? देखिए, ये एक सेंसिटिव इशू है और रिप्रेजेंटेशन जो है वो कश्मीरियों की है। तो आई बिलीव कि ये चीज़ें जो है हम कोई भी आइसोलेशन में डिसीजंस नहीं होते। पीपल्स पार्टी ने जितने भी लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स लिए हैं वो एक कलेक्टिव विजडम के साथ और एक जो है फोर्थ साइड को सामने रखते हुए लिए हैं। तो आई बिलीव इट्स लाइक टू अर्ली। उसके तमाम इम्प्लिकेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस और लोगों की जो एक अपनी एस्पायरेशंस हैं उनको सामने रख के ये फैसले किए जाएंगे, क्योंकि आप जो है किसी एक वजह से जो है उसको अगर तो वहाँ पे इस्तेकाम आए, वहाँ पे तरक्की हो, लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो, तो शायद बहुत सारे जो मामलात हैं वो वैसे ही दुरुस्त हो सकते हैं। तो चलिए, गिव अस समथिंग, कुछ तो बताएं ना जेनेरिक के अलावा भी। ये वाली बातें तो डेफिनेटली ये होती हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर पीपल्स पार्टी इस दौड़ में आती, कौन सा नाम हो सकता है? वज़ीर आज़म। अच्छा, अब नाम जो है मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, वो बहुत लाइक आप कैसे सीनियर मेंबर्स हैं हमारे, और डेफिनेटली ये वो नाम है उनके पास और वो डिसाइड करेंगे। मैं तो इस सिलसिले में कभी जरूरत नहीं करूँगी। आपको पता तो होगा ना कि 2-3 ये वाले नाम जो हैं, नहीं, आई थिंक सीनियर लीडर्स में से वो सबको पता है कि कौन सी सीनियर लीडरशिप है, और ये आई थिंक उस पर कोई स्पेकुलेशंस करना। तो प्रोबेबिलिटी आपको किसी लगती है कोई ऐसे हो सकते हैं जो माजी में भी शायद रह चुके हों? देखिए, माजी में जो रह चुके वो भी हो सकते हैं, कोई और सीनियर लीडर भी हो सकते हैं। हमारे पास मैं ये कहूँगी कि पीपल्स पार्टी हैज़ वेरी रिच पॉलिटिशियंस जो है ना, उनके इंटेलेक्चुअली और एक्सपीरियंस वाइज रिच की बात कर रही हूँ मैं, जो कि दूसरी तरफ भी कर लें तो कोई नहीं, मतलब नहीं, आई जो है वो काउंट ऑन देयर एक्सपीरियंस, उनकी जो एक पॉलिटिकल विजन है, जो पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे लेके चलने की सलाहियत है। क्योंकि देखिए, अमन के तमाम रास्ते साउथ एशिया में कश्मीर से होके गुजरते हैं। तो कश्मीर का इस्तेकाम, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो जो अवाम को उनके हकूक मिलना, ये बहुत सारे मामलात को दुरुस्त कर दें। जो सिक्योरिटी और अमन का मसला जो है ना वो कश्मीर से तो ये कि आई बिलीव, मेरी तो बहुत दुआ है कि कश्मीर में इस्तेकाम है। हमने पिछले दिनों जो हालात देखे वो इतने अच्छे नहीं थे, वो विजुअल बहुत कंसर्निंग थे, नहीं देखना चाहते। तो आई बिलीव, मुझे लगता है कि आई ऑल्सो ट्रस्ट के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अपनी मफाहमत और जो है ना फोरसाइट के जरिए सबको साथ लेके चलेंगे। तो इसी इंटेलेक्ट और इसी एक्सपीरियंस को देखते हुए पीपल्स पार्टी के, आपने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया था, आई कैसे, जरा थोड़ा ये तो बताएं। मैंने तो पीपल्स पार्टी एंड व्हाई पीपल्स पार्टी? अच्छा, मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की कराची यूनिवर्सिटी में। ठीक है,
व्हेन आई वाज हार्डली 16-17 ईयर्स ओल्ड, जब मैं गई हूँ अपना इंटर करके यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मेरी एक ये होता है कि एक नेचुरल एफिलेशन पीपल्स पार्टी से। मैंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपने बचपन में देखा। माय फादर वाज द इंचार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर हाउस कराची, लड़का ने जितना वो सिविल इंजीनियर थे, मेंटेनेंस और सबके। तो आई गॉट अ चांस कि मैं मुर्तज़ा में गई हुई थी जो है वो, वहाँ पर जो है ना मुझे रोजेस बहुत पसंद थे और वो गार्डन बहुत पसंद था। तो भुट्टो साहब नहीं थे तो आई वेंट विद माय फादर, आई वाज प्लेइंग इन द गार्डन जब भुट्टो साहब आ गए। अच्छा। और फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मेरा हाथ रखा। तो बास पर्सनैलिटीज़ जो है ना इतनी मुतासर कौन होती हैं, इतना करिश्मा होता है कि शायद वो शफकत वाला हाथ जो है आज तक मेरे सर से नहीं उठा। फिर जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में गई तो डेफिनेटली एक पोइट्री लिखी थी, जो नए न्यू कमर्स थे तो उनको जो है वो डिफरेंट जो है ना एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे थे। तो मैं अपने कॉलेज के अंदर भी डिबेटर भी थी, कुछ पोइट्रीज भी तो लिखती थी। आपकी शुरू से ना एफिलिएशन हाँ, पीपल्स तो बस पार्टी ये के कि साथ वो आप जब वैसे उससे स्टार्ट हो गई। 6 साल तक आप सेनेटर रही हैं, फिर आप अभी नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। कौन सा वाला रोल आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपने ज्यादा एंजॉय किया? अच्छा, मुझे लगता है कि सेनेट जो है ना वो ज़्यादा मुझे, एक तो मेरे साथ बहुत टॉल पर्सनैलिटीज़ थी सेनेट के अंदर, कि आप ये देखें कि रज़ा रब्बानी थे, एतजाज़ एहसन थे, ठीक है, हाजी अदील थे, मुशाहिद हुसैन थे और अफरत सब खटक साहब थे, ठीक है। तो ये एक यानी जिस किस्म का सेनेट मिला, हाजी अदील थे, तो ताहिर मशदी थे। तो ये कि वो जो काम करने का एक एक्सपीरियंस था ना, वहाँ पर ऐसा लगता था कि बहुत हम बामकसद तरीके से एक जो है ना काम हो रहा है। और शायद मेरे पास स्टैंडिंग कमेटीज़ भी बहुत अच्छी थी, डिफेंस थी, फॉरेन अफेयर्स थी। आप सेनेट को मिस कर रही हैं? हाँ, अच्छा, नेशनल असेंबली में ये है कि सब एक तो बड़ा हाउस है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। और हम लोग जो है ना वहाँ पे सेनेट में ये इस किस्म का वो नहीं था इम्तियाज़ कि आप जो है ख़वातीन की सीट पर हैं, कि अब वी ऑल वर इलेक्टेड इन अ सिमिलर वे। यहाँ पर ये जी हम रिजर्व सीट्स में हैं, तो रिजर्व सीट्स के इतने इस्तेकाक और इतनी प्रिविलेजेस नहीं होती। फिर उसके बाद फिर जब ये कि आप हुकूमती पार्टी का हिस्सा ना हो, ठीक है ना, आप यानी तो हम जो भी हैं चाहे हम उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन हम हैं तो पीपल्स यहाँ थोड़े से हाथ बंधे हुए हैं। हाँ, यहाँ पर एक तो हाउस बड़ा है, ठीक है, यू डोंट गेट स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ योर चॉइस। फिर उसके बाद ये होता है क्योंकि हर एक को अकोमोडेट करना होता है। फिर जो है ना ये जो होती है ख़वातीन की रिजर्व सीट्स, ये तो और भी मैं समझती हूँ निगलेक्टेड होती हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही, चले आप अगर आप यहाँ पर ना आती इस हाउस के अंदर तो आपको ये वाले एक्सपीरियंसेस भी ना होते। अहम देखें, ये अगर वैसे देखा जाए तो बजट जो है वो नेशनल असेंबली से पास होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो है ना, ये हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें नेशनल असेंबली की अहमियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को कह रही हूँ क्योंकि मेरी अपनी सोच जो है वो ज़्यादा लाइक मोर इंटेलेक्चुअल लेवल पर ज़्यादा रहती है। आई एम श्योर वी कैन सी दैट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम श्योर देखने वाले जो हैं हमारे नाजरीन जो हैं उन्होंने भी यकीन कुछ ना कुछ सीखा भी होगा और इंस्पिरेशन भी रही होगी, स्पेशली वो तमाम खवातीन जो कि ये सोचते हैं कि उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस तरह की खवातीन भी मौजूद, बहुत यंग एज से जो आ जाती हैं, काम भी कर रही हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अब जाते हैं जनाब एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ मजीद, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। नीडो हम स्पेलिंग विज मुल्क भर के तलबा के लिए तालीम, खुद एतमादी और दुरुस्त तलफ़ुज़ के फ़रोग़ का एक मुनफरद कदम है। आपको पता है कि कराची में 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ये मुकाबले बच्चों के दरमियान जारी रहे हैं और अब जो बारी है वो इस्लामाबाद और लाहौर की है, इस तरफ आ रही है। बिल्कुल ऐसे, और बच्चों की अगर सलाहियतों को आपको उजागर करना है और एक कम्पेटिटिवनेस पैदा करनी है तो इस तरह के मुकाबले बड़े अच्छे होते हैं। हमारा इस पर एक रिपोर्ट हमारे पास है, वो देखते हैं। Next word, Anglicism. ANGLICISM, Anglicism. आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने न सिर्फ मुश्किल तरीन अल्फाज के हिजे दुरुस्त बताए बल्कि अपनी जहानत और एतमाद से सामीन को भी मुतासिर किया। नीडो हम स्पेलिंग विज के मुकाबले 4 ग्रुप्स पर मुश्तमिल थे। बफर, BUFFER, बफर। 6 से 8, 9 से 11, 12 से 14 और 15 से 17 साल के तलबा ने अपनी भरपूर तैयारी और सलाहियतों का मुजाहरा किया। पहले दिन कम उम्र तलबा के दरमियान जबरदस्त मुकाबले हुए जिनमें तलफ़ुज़ और दुरुस्त हिज्जों पर खास तवज्जो दी गई।
जजेस की हैसियत से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की माहिरीन ने फराइज अंजाम दिए, जबकि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की जांच माहिर प्रोनाउंसर्स ने की। ट्रायंगल, TRIANGLE। Very good. दूसरे दिन 9 से 11 साल के बच्चों ने मैदान संभाला, जिन्होंने निहायत जोशो खरोश के साथ मुकाबले में हिस्सा लिया। हैप्पी पैलेस, कराची ग्रामर, BVS पारसी, DSS इंटरनेशनल और दीगर नुमायां स्कूलों ने अपनी कारकर्दगी से मुकाबले को यादगार बना दिया। चार कैटेगरीज में फाइनल मुकाबलों के बाद 6 से 8 साल की कैटेगरी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कराची, 9 से 11 साल की कैटेगरी BVS पारसी हाई स्कूल, 12 से 14 साल की कैटेगरी DHA CSS और 15 से 17 साल की कैटेगरी फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल के नाम रही। नीडो हम स्पेलिंग बेस का मकसद बच्चों में जुबान सीखने, दुरुस्त हिजों और खुद एतमादी को फरोग देना है। भाई क्या बात है, इस तरह के मुकाबले जो होते हैं ना वो बच्चों की एक तो बहुत ज़्यादा सलाहियतों को निखारते भी हैं, जो मैं इस रिपोर्ट पर जाने से पहले कह रही थी। उसके साथ साथ बच्चों को ये भी मौका फराहम करते हैं कि दे आर बीइंग सीन, वो उनको कॉन्फिडेंस भी मिलता है और उनको पता चलता है कि हमारे पास इस तरह के प्लेटफॉर्म्स भी हैं। एंड देन जो देखने वाले होते हैं ना, जो घर बैठकर इस तरह के मुकाबलों को देख रहे हैं बच्चे, उनको पता चलता है कि यूट्यूब के अलावा भी जिंदगी है, इस तरह के मुकाबलों में भी हिस्सा लेना चाहिए। तो बहुत अच्छी काविश है। अब जाते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे पास, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। टीवी का ड्रामा मेरी बहुएं आजकल खूब धूम मचा रहा है। मेरी बहुएं आपने देखा ही होगा। हम टीवी के ऊपर खानदानी निज़ाम की बात करता है, रिश्तों में आने वाले जो उतार चढ़ाव होते हैं उनकी कहानी को बयान करता है। और ये ड्रामा जो है खानदान में पेश आने वाले मसाइल, कुर्बानियाँ, रंजिशें और नफरतों की अक्कासी भी करता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। आप सब लोग ये बात जानते हैं कि हम के ऊपर जो भी ड्रामा आता है या कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आते हैं हम एंटरटेनमेंट, तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेकर आता है। एक प्रोमो देख लेते हैं जरा हम मेरी बहुएं का, उसके बाद वापस आएंगे। तो हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद होंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। इस सिलसिले में आपने 40 लाख रुपए लिए थे, मुझे उनकी अच्छी जरूरत पड़ गई है। हमने जिंदगी में हर मसले का हल मिल के निकाला है, और शादी अगर सादगी से हो जाती तो कौन सी कयामत आ जाती। शायद आप एक बात भूल रही हैं कि अब अलमी मेरा शौहर है, वो अपनी माँ के कामों की वजह से बीवी का साथ तो नहीं छोड़ सकता ना। मैं दे देता हूँ, तुम लोगों की परेशानी तो खत्म होगी, फिर जब आएंगे लौटा देना। आइंदा से ऐसा हो भी ना, इसलिए कि जब कोई मेरी बात रद्द करता है ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होता। आप मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हैं। बेटा, तुम्हारी माँ और मैं कब से इंतजार कर रहे हैं कि फबिया नाश्ता आके बनाएगी। अभी सुबह सुबह इसकी आंख लगी है। मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। आज मेरा 3 बेटों की माँ होने का गुरूर खाक में मिल गया। जनाब, मेरी बहुएं ट्रेलर आपने देखा और इसकी 7 से 8 जो एपिसोड्स हैं अभी तक आ चुकी हैं, और हफ्ते के आपको पता है कि 7 दिन आता है। कुछ लोग होते हैं ना, रब टूट जाता है कि एक एपिसोड देखिए, अगले हफ्ते में फिर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस ड्रामे के लिए आपको इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। आप रोजाना देख सकते हैं, पूरा हफ्ता देख सकते हैं शाम को 7 बजे। इसकी जो कास्ट है, हमारे साथ 2 शख्सियात मौजूद होंगी, अब से कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगी। आपको पता है वर्सटाइल अदाकारा हैं शगुफ्ता एजाज साहिबा, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उभरते हुए एक स्टार हैं, फनकार हैं, एक्टर हैं, मलिक अकील। उनको वेलकम करते हैं आप अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम अकील, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अकील, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, हम मसाला का एक शो हमने यहाँ पे इस्लामाबाद में किया था, आपको याद होगा। कैसा चल रहा है? आप अपने किरदार के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, और बहुत अच्छा चल रहा है सब। ड्रामा हमारा मेरी बहुएं सबको बहुत पसंद आ रहा है, और आई होप कि मेरी बहुएं जितने लोग देख रहे हैं उसको जब देखेंगे तो उससे कुछ ना कुछ वो लाजमी चीज़ सीखेंगे, जो कि वो अपनी नॉर्मल घर में अपने ख़ानदान में उस पर इम्प्लीमेंट करके वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा अकील, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी अदाकार के लिए, अच्छी अदाकारी के लिए कहा जाता है कि ऐसा किरदार हो जिससे आप रिलेट कर सके। तो आपका किरदार जो है, क्या आप असल ज़िंदगी में जो अकील हैं उससे रिलेट कर पाता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा उतरना पड़ा उस किरदार के अंदर? बिल्कुल नहीं, असल ज़िंदगी का अकील बिल्कुल ऐसा नहीं है जो कि अभी होने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के एपिसोड में जितना
कैरेक्टर मेरा दिखाया गया है शाहवीर का, सो कहीं ना कहीं वो मैं हूँ जो छठी एपिसोड तक आपने देखा है, तो आई थिंक वो मैं हूँ। लेकिन छठी एपिसोड के बाद जो कैरेक्टर में शिफ्ट आया है, चेंज आया है, वो शायद मैं नहीं हूँ। और मैं चाहूँगा कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो वैसे ना ही हो तो बेहतर है। अच्छा थोड़ा सा बताएं ना अपने कैरेक्टर के बारे में, क्या रोल आप प्ले कर रहे हैं? शाहवीर कैसा इंसान है, क्या रोल है उसका? शाहवीर एक बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली है, हमदानी हाउस, और शाहवीर और उनके 2 भाई हैं। शाहवीर जो हैं वो बहुत ही माँ बाप की बात मानने वाले और जैसे बच्चे होते हैं नॉर्मली, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जब एक लड़की आती है तो वो उनके जो कैरेक्टर में, उनकी जो सोच में चेंज आता है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ को मेरे ख्याल से बेहतर बनाने के बजाय उन्होंने मज़ीद अपनी लाइफ को ख़राब कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगेन उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि वो ऑडियंस को पसंद आएगा। मेरे कैरेक्टर की बात अगर की जाए कि वो किस तरह सोचता है, वो एक फैमिली बॉय कैसे सोचता है, उसके लिए उसकी फैमिली सब कुछ होती है, लेकिन ना चाहते हुए भी जो माशरे की चीज़ें हैं वो जब उनके बारे में, जब बाहर का जो माहौल है, जब आप पे वो असरअंदाज होता है तो आप किस तरह बिहेव करते हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते चले जाते हैं। आपका किरदार जो है ना वो इजीली तो मेरे ख्याल से शाहवीर इजीली इन्फ्लुएंस है और कोई भी उसको इन्फ्लुएंस कर देता है। ठीक है, हमें शगुफ्ता साहिबा ने ज्वाइन कर दिया, मुझे हमारी स्क्रीन के ऊपर वो नजर आ रही हैं। आई थिंक वो नाश्ता कर रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं माजरत उनसे करती हूँ कि हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया उनके नाश्ते के दौरान, लेकिन उनके आने से हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। शगुफ्ता साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, आपको वेलकम करूंगी मैं। इससे पहले कि मैं ड्रामे की तरफ आऊँ, आप किसी और मामले के ऊपर भी पता था कि मैं नाश्ता करती हुई नजर आ रही हूँ आपको। अच्छा नहीं, हम देख सकते हैं ड्रामे के बारे में तो मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन आप किसी और वजह से भी काफी आजकल खबरों में हैं और सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा जीनत बनी, मैं वायरल हुई है ये कह सकती हूँ। इतना वेट कैसे लूज कर लिया आपने? यार मुझे समझ नहीं आती कि लोग इतने फारिग कैसे हैं। मैं हर पेज जानना चाहते हैं लोग, बल्कि चैनल्स के ने पोस्टिंग की हुई है ये सारी। I can sue them because that's not true. I have never ever used Ozempic in my life. मसला ये है कि लोग इतने फारिग हैं। मैं अगर अपनी जिंदगी सोचूं तो मुझे वक्त ही नहीं मिलता कि मैं किसी और की जिंदगी पे कोई भी उंगली उठा सकूं। लोग इतने फारिग क्यों हैं? और हमें दीन भी इजाजत नहीं देता है कि दूसरों की जिंदगियों में हम तजस्सुस करें, सवाल करें उनकी जिंदगियों के बारे में। अब तो ये चीज एक फैशन बन गई है। I feel so sorry for those people जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं, तस्वीरें लगा लगा के फैला रहे हैं। तो let me say this, you were beautiful before and you're still beautiful and more beautiful right now. इस ड्रामे के ऊपर आ जाते हैं जरा। बट उसके पीछे एक पूरा फेज है मेरा जिसमें मैं निकली हूँ और मेरे लिए ये आसान नहीं था। There must be a story, I'm sure इसमें it was really tough for me and my younger daughters, बल्कि सारी बेटियों के लिए। लेकिन चूंकि हम यहाँ इसी घर में थे and main part of our family was missing, तो एक लाइफ पार्टनर, एक जिंदगी गुजारी होती है आपने। आप शेयर करना चाहेंगी या फिर we can move to the drama? मूव टू द ड्रामा। बस मैं यही कहना चाह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है और लोग इतने वसूख से ऐसी बातें लिख रहे हैं और इतने नोन पेजेस, खुदा के लिए अपने रेपुटेशन का थोड़ा लेकिन वेट होनी चाहिए। अच्छा अकील कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वेट लोग जो है लूज करना चाहते हैं शुफ्ता जी, सो प्लीज आप वो बताएं कि कैसे हुआ। वो हमारा ड्रामा हमारा ये हमारा शो देख लिया करें, हमारा शो देख लिया करें, हम इसके बारे में बहुत ज्यादा बता रहे होते हैं। खाने से कम हुआ है। अच्छा, वेट सिर्फ ना खाने से बड़ा कम ऑर्गेनिक तरीके से कम हुआ है। वो ना खाने की वजह जो थी वो एक फेज था मेरा, जिसमें मैं बिल्कुल स्पेशली ड्यूरिंग माय इद्दत, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उसके बाद ही कम हुआ है। ऐसा तो उसमें मेरी बिल्कुल एपेटाइट खत्म हो गई थी। खाना पीना, मीठे का जो मेरा एक बहुत ज्यादा शौक था वो खत्म हो गया आफ्टर माय हस्बैंड। तो बस
वजन हमेशा ना खाने से या अल्लाह ना करे बीमारी से कम होता है। बिल्कुल ऐसे तो ही। अच्छा, glad to have you back on screen. Exactly, शगुफ्ता exactly. साहिबा, शगुफ्ता हमें खुशी हो रही है आपको स्क्रीन पर वापस देखते हुए। चलें, अच्छा, आपके किरदार के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरी बहुएं, ये जो मेरी बहुएं हैं, ये टाइटल आप ही के ऊपर है। मेरे ख्याल से आप सास हैं इस ड्रामे में और आपके 3 बेटे हैं, जहां तक मैंने देखा है इसके प्रोमो में। आपके 3 बेटे हैं, तो 3 बहुएं, अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा कैरेक्टर इसमें एज यू सीन जो एपिसोड्स गुजरे हैं कि उसमें एक आइडियल फैमिली दिखाई है। बेटों के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग है और हस्बैंड के साथ बहुत प्यार है और बच्चे भी इस चीज़ को जानते हैं कि अम्मी अब्बू में बहुत प्यार है। और यूजुअली ये इस तरह की फैमिलीज में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जाहिर है हर बंदा डिफरेंट होता है, तो लोग इस चीज़ से ये सीखेंगे कि कहाँ हम गलत होते हैं जब जिंदगियां डिस्टर्ब होती हैं या जब कोई और हमारे घर में आता है। जब हम किसी की बेटी को अपनी बहू बना के लाते हैं तो उसे किस तरह प्यार से रखना पड़ता है। लेकिन कल मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मम्मा आपका कैरेक्टर नेगेटिव है या पॉजिटिव? मैंने कहा पॉजिटिव। और उसके बाद वो सीन आ गया जिसमें अकील और वो गोलगप्पे खा के आते हैं। मेरी बेटी ने मुझे यूं देखा, मम्मा यू सेड इट विद अ स्ट्रेट फेस कि मेरा कैरेक्टर पॉजिटिव है, बट यू बीइंग सो रफ विद द गर्ल। और समटाइम्स पता नहीं चल रहा होता ना आपको कि आप जो है ना ऐसी बात कर रहे हैं जो शायद देखने वाला गलत तरीके से या डिफरेंटली परसीव करेगा, ऑल्दो आप उस तरह से बात कर नहीं रहे होते हैं। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। जैसे अनम ने कहा कि हर किरदार की, जैसे हर इंसान की लेयर्स होती हैं, वैसे किरदारों की लेयर्स को सामने लाना भी एक सीजन एक्टर का ही कमाल होता है। और आप जैसे सीजन एक्ट्रेस हैं, बाबर हमें नजर आ रहे हैं कितने सीजन एक्टर्स और एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं आप दोनों। आप दोनों का आना और उसके बाद जो आपके बच्चे बने हुए हैं उनके अंदर यंग एक्टर्स भी हैं, जैसे अकील हमारे साथ ही मौजूद है। ये केमिस्ट्री आप लोगों की कैसी रही? स्क्रीन के ऊपर तो हम देख ही रहे हैं बहुत अच्छी है, ऑफ कैमरा कैसी रही, सेट्स पर कैसी रही? अगर आपको स्क्रीन पे केमिस्ट्री अच्छी लग रही है ना, तो बस उसको आप डबल ट्रिपल कर दें। तो ऑफ स्क्रीन हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी, वी बिकेम अ फैमिली। मतलब ये लोग मुझे माँ जी कहते थे सेट पे भी, विदाउट जब हम सीन नहीं भी कर रहे होते थे। तो इसी तरह से मेरी बहुओं से, तीनों से इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना प्यार। और फारिग वक्त में स्पेशली अहमर के साथ, अहमर ने बहुत मेहनत की है, डायरेक्टर जो हमारे हैं। अहमर की इमेजिनेशन है, सारा मेन काम तो जाहिर है डायरेक्टर का ही होता है, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। और बहुत अच्छे से वो लेके चला, बहुत मेहनत से। कभी कभी तो हम संडेज को भी शूट करते थे क्योंकि जाहिर है वो सारी, आई डिडंट नो इट इज अ 7 एपिसोड। मैं समझी कि 5 दिन होगा। तो ये कल जब मैंने देखा हम टीवी के उस पे पेज पे, सो आई केम टू नो कि संडे को भी आ रहा है, विच मीन्स कि 7 days a week। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक नई चीज है कि लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अब आपके पास अगर 7 बजे टाइम नहीं है तो आप बाद में देख लें। यूट्यूब का जमाना है, उस पे आप देख सकते हैं। लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। मैं फीडबैक के बारे में पूछना चाह रही थी शगुफ्ता साहिबा। एक टाइम था लोग क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए थे कि क्या सास बहू वाले ड्रामे बने जा रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स नहीं है। लेकिन अब वापस इन्हीं टॉपिक्स पे बड़े खूबसूरत तरीके से ड्रामे बन रहे हैं। हम टीवी का एक और भी ड्रामा चल रहा है, उसको भी लोग बड़ा रिलेट कर पा रहे हैं और टॉपिक ऑलमोस्ट मतलब फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम का ही है। तो आपको क्या लगता है कि वापस हम जॉइंट फैमिली सिस्टम को खूबसूरती से दिखाने की तरफ दोबारा से क्यों आए हैं? मतलब आपको क्या जरूरत महसूस हुई? देखिए, अगर आप किसी चीज को डिफरेंटली पोर्ट्रे करते हैं, अगर एक साइड आपने, एक रिश्ते की बहुत सी साइड्स होती हैं, सास बहू में जाहिर है ड्रामा है हमारे माशरे में और हमारे सेटअप में, तो अगर आप उसकी दूसरी एंगल से, हर एंगल से उसको दिखाते हैं और लोग उससे रिलेट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक ही चीज को बार बार ना दिखाएं, ये थी लोगों की ऑब्जेक्शन। अब इसमें चूंकि माँ बाप और बेटों का और बहू का और फिर एक फैमिली की बहू है, वो भी रिश्तेदारों में, अपनों में, शादियों का एक एलिमेंट आ जाता है। तो ये डिफरेंट साइड्स हैं कि हर बंदा मुख्तलिफ है। तो अब ये लोग ड्रामा देखेंगे, खुद डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, इससे उन्होंने क्या सीखा। बल्कि जो लोग भी ये शो देख रहे हैं
प्लीज एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हमें ये जरूर बताइएगा कि इससे आपने क्या सीखा और क्या आपकी जिंदगी में चेंज आया। जो भी लोग इस सिचुएशन में हैं, जरूरी नहीं कि अगर ये सास ससुर और बेटों और बहुओं की कहानी है, मुझे तो इसमें नंदे भी आ जाती हैं, कोई भी काम कर रहे चचा भी आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आप खुद भी उससे बहुत ज्यादा सीख रहे होते हैं। तो मैं ये अकील की तरफ सवाल लेके जाती हूँ। अकील, आपने जब चूज किया ये ड्रामा करना, इसके अंदर ये किरदार को निभाना, तो आपको इस किरदार के अंदर ऐसा क्या लगा कि आपने ये सोचा कि मुझे ये किरदार करना चाहिए? और अभी तक आपने जितना शूट कर लिया है, हमने तो 6-7 एपिसोड ही देखे, जितना आपने शूट कर लिया है, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर कैरेक्टर? पहले तो ये कि 6 एपिसोड हो चुके हैं, कुछ ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते ताकि लोग उसको देखें और ख़ुद से जाने उसके बारे में। लेकिन ये है कि मैंने जैसा कि आपको कहा कि हमारे माशरे के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं, लेकिन वो बाहर माहौल के असर में आके वो कुछ ऐसी उनकी सोच बन जाती है कि वो एक गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो शाहवीर का कैरेक्टर है वो भी बिल्कुल अच्छा बच्चा था और बिल्कुल अच्छा बच्चा है अभी तक। अच्छा। लेकिन वो आगे जाके किस तरह से वो उसका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, वो अगेन वही बात है। इससे आगे नहीं बोलना अकील। वो तो पहले मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अब एक्चुअली मैं उस वक्त एक तो मैं सोया अभी उठाऊं या सो मैं अभी सोया उठा हूं और मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि अभी 6 एपिसोडों में कैसे आगे बताऊं और ये चीजें। लेकिन ये है कि उसके अंदर आपसे ऑन सेट आपका जो एक्सपीरियंस है उसका पूछ लेते हैं। सबसे अच्छा बॉन्ड या कनेक्शन आपका पूरी कास्ट में से किसके साथ बना है और किसके साथ आप ज्यादा एंजॉय करते हैं? अच्छा, हमारे एक तो जैसे शगुफ्ता जी ने कहा कि सभी लोगों के साथ हम लोगों के इतना मजे का टाइम गुजरा है। अम्मी जी हम इनको बोलते थे, सेट के ऊपर जो कैरेक्टर में था हम इनको वही बोलते थे अम्मी जी। और बाबर भाई जिन्होंने हमारे फादर का कैरेक्टर प्ले किया है, हम बाबर भाई को भी वही अगेन अबू जी। सो ये हमारा जो फन सेट के ऊपर चल रहा था वो मुझे लगता है कि ऑन स्क्रीन से ज़्यादा था। और शगुफ्ता जी के साथ हम लोग बहुत फन करते थे। इनफैक्ट हम लोग जब फ्री होते थे तो इनके घर भी गए हम लोग, इन्होंने हमारी दावत की पूरी कास्ट की। और जो हमारे डायरेक्टर थे, मतलब सारों के साथ ऐसा माहौल था जैसे सच में फैमिली बन गई है। और बहुत हमने एंजॉय किया और आई होप कि अब जब ये लोग ये देखेंगे टीवी स्क्रीन्स के ऊपर तो उस ड्रामे को भी इसी तरह एंजॉय करेंगे और कर भी रहे हैं। डेफिनेटली आपने कोई स्नीक पीक दी तो नहीं है ड्रामे की, लेकिन हमें पता चल गया आपका किरदार जो है ना अकील, वो आगे जाके क्या करने वाला है। तो यहाँ से आप यकीन जाने ये सवाल का मुझे नहीं समझ आया, लेकिन हमें पता चल गया। आप हमें क्रेडिट दें कि हम अच्छे एंकर हमने आपसे निकलवा लिया। बहुत शुक्रिया आपका एंड ऑल द वेरी बेस्ट। शगुफ्ता साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और अकील आपका भी बहुत शुक्रिया एंड आई होप ये ड्रामा बहुत अच्छा करे। सो मच एंड आई विश हम टीवी बेस्ट ऑफ लक और आई एम श्योर कि दिस प्रोजेक्ट विल डू वेल, क्योंकि आगे जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होंगी लोगों को बहुत सरप्राइजेस मिलेंगे और लोग ज्यादा से ज्यादा इस स्टोरी को अपने साथ अपनी जिंदगियों के साथ रिलेट कर सकेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। किसी भी ड्रामे की कामयाबी यही होती है कि इंसान जो है ना उसको अपनी जिंदगियों के साथ रिलेट कर सकता है, किरदारों को या नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका तमाम देखने वाले। मेरी बहू ये वो ड्रामा है जी। यू वांट टू से समथिंग अकील कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहा कि ये जितने लोग कैरेक्टर्स को देख रहे हैं और वो कैरेक्टर्स को देखकर सोशल मीडिया पे इधर उधर कुछ कह रहे हैं तो सबको पता होना चाहिए सब कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं और हम इसी माशरे की अक्कासी कर रहे हैं। अकील डरे नहीं और शगुफ्ता साहिबा इसको समझाइए कि ये डर रहे हैं कि अगर नेगेटिवली अगर परसीव किया जा रहा है तो ये तो किरदार की कामयाबी होती है। मैं ये एग्जैक्टली नहीं मैं ये शगुफ्ता जी के लिए कह रहा था, मैं ये उतना ही आपकी सक्सेस है। जी शगुफ्ता जी, मैं ये शगुफ्ता जी के लिए कह रहा हूँ कि वो रियल लाइफ में बहुत अच्छी है रियल लाइफ में, तो प्लीज आप उनके कैरेक्टर को इस तरह लेके देंगे। अच्छा जी, वो गोलगप्पे हमें खाने देती है, बल्कि इनफैक्ट वो सेट के ऊपर गोलगप्पे उन्होंने मंगवाती भी थी। आपने सुबह सुबह गोलगप्पों की बात कर दिया, मेरा दिल कर रहा है, मेरा भी दिल कर रहा है। अभी हम चले, बहुत शुक्रिया आपका आप दोनों का। अकील
एंड शगुफ्ता साहिबा, थैंक यू सो मच हमें करने के लिए। मेरी बहुएं ड्रामा आप हम नेटवर्क पर देख सकते हैं हर रोज 7 के 7 दिन, 7 से 8 बजे, 7 बजे का टाइम, 7 से 8 बजे का टाइम है, 1 घंटे का ये ड्रामा है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, हमें आगे बढ़ने और आगे बढ़कर हमने कुछ बात करनी है दीगर अहम सेलिब्रिटीज की, जो जिनका ताल्लुक शोबिस से तो नहीं है लेकिन खेलों के मैदानों से। क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, ड्रामा ही चल रहा होता है वैसे मोस्टली। ये कह रही है, मैं नहीं कह रही। हम बात करें जी क्रिकेट की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का मैदान अब सजने वाला है। पहला मैच कल खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां जारी हैं। दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज आपको पता हुई, फिर 1-1 से बराबर हो गई। पहला टेस्ट पाकिस्तान ने जीता, दूसरा कीवीज ने अपने नाम कर लिया और शाहीनों ने अपनी दाग तो बिठाई, लेकिन प्रोटीज, कीवीज नहीं थे, प्रोटीज थे जो कि छाए रहे दूसरे टेस्ट मैच में। लेकिन अब सारी नजरें जो हैं वो T20 सीरीज पर जम गई हैं। अभी हम सारी उम्मीदें जो शिफ्ट करके हम टेस्ट से T20 पे ले आए हैं कि यहाँ से हम भी बाज नहीं आते, हम अपनी होप जो है ना वो बरकरार रखते हैं। टीम सिलेक्शन के हवाले से भी हम बात करेंगे, ओवरऑल क्या सिनेरियो हो सकता है पॉसिबली, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो यही उम्मीद वाली बात चलें कर लेते हैं। आयशा को इतनी कोई उम्मीद नहीं है जो टेस्ट में हमारी परफॉर्मेंस रही, खासतौर पर दूसरे टेस्ट में, हम क्या एक्सपेक्ट करें टीम से? एशिया कप में भी देख लीजिए ना। देखिए, ये फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। हालांकि इस फॉर्मेट में ठीक है, नाम वाली टीमें अपनी जगह होती हैं, पर ये फॉर्मेट ऐसा है कि कोई छोटी टीम भी किसी को हरा सकती है। ये इस तरह का फॉर्मेट है और एक ओवर क्या 2-2, 3-3 बॉलों में जो है मैच चेंज हो जाता है। तो ये फॉर्मेट बिल्कुल ही अलग है। डेफिनेटली पाकिस्तान टेस्ट आ रहा है और जाहिर है कि हमारी पोजीशन इस वक्त इतनी बेहतर नहीं नजर आ रही है। और फिर हमने जो 20 की टीम अनाउंस की है वो हमने खुद देखा, उसमें 4-5 चेंजेस ऐसी हुई हैं और हमें नजर आ रहा है सामने। तो जाहिर है ये तैयारी है हमारी वर्ल्ड कप के लिए और बिल्कुल, लेकिन आई थिंक काफी लोग चेंज कर दिए हैं। तो तौसीफ साहब, आपको ऑन पेपर चलें बात कर लेते हैं। ऑन पेपर आपको कौन सी टीम बेहतर लग रही है? ऑन पेपर कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग लग रही है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का पल्ला इसलिए भारी है नहीं कि पाकिस्तानी उनके 4-5 प्लेयर जो है इस फॉर्मेट के आए नहीं और वो जाहिर है जो अपनी टीम वो लेके आते हैं वो वही होती है कि सेकंड स्ट्रेंथ होती है। उनके पास जो रिप्लेसमेंट है जो कि हमारे पास नहीं है, उनके पास रिप्लेसमेंट जो है वो लेके आते हैं। जाहिर है अगर कोई नहीं बात के साथ, तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का इस वक्त पल्ला मुझे भारी लग रहा है, बट फिर कहा कि इस फॉर्मेट में जो है ना कुछ भी कर सकते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तौसीफ साहब ये बताइए, इस वक्त जो टीम है अगर हम उसको देखें, पाकिस्तान की टीम, कुछ खिलाड़ियों की वापसी भी हुई है, बाबर आजम भी आ गए हैं, नसीम शाह की अगर हम बात करें वो भी हैं, बैलेंस नजर आ रही है अभी आपको टीम एशिया कप के अंदर? क्योंकि बहुत ज्यादा कहा जा रहा था कि इस खिलाड़ी को होना चाहिए था या उस खिलाड़ी को होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ तब्दीलियां हैं, अभी कुछ बैलेंस आपको नजर आ रहा है? देखिए, हमारे वही लड़के खेल रहे हैं जो पहले खेल रहे थे। जहां तक आपने बात की, हमारे सेंस में कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्लेयर्स की जो है वो काफी वो देखी जाती है और अभी हमने देखा, आप अगर ये सोचें कि नई टीम में 4-5 लड़के, एक जो है अभी एक उस्मान तारिक एक लड़का है जिसको मैं इसलिए ये बातें मैं बहुत उम्दा परफॉर्मेंस। अच्छा तौसीफ साहब, जिस वक्त अबरार की तरह ही सिलेक्शन की बात हो रही थी, ठीक है, मेरा सवाल ले लीजिए। जिस वक्त ये सिलेक्शन की बात हो रही थी कि बाबर को वापस आना चाहिए, नसीम को वापस आना चाहिए, उस वक्त रेजिस्टेंस आई थी जो कैप्टन है सलमान अली आगा उनकी तरफ से, बट अब क्योंकि कप्तान जो बाबर आजम है वो वापस आ गया, तो आपको लगता है कि टीम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? सलमान अली आगा और बाबर आजम अगर खेलेंगे टीम के अंदर तो वहां पर हमें वो एक जो कशाकश है वो नजर नहीं आएगी, या फिर ऐसा कोई राह निकाली जाएगी कि वो सही तरीके से खेल सके? ठीक है, एक तो पहले देर कर दी वरना वो आ जाते, इसमें दूसरे मामला ज्यादा हैं। पर हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक कप्तान है वो नहीं चाह रहा था, या जैसा कि आप कह रही हैं कि नहीं चाह रहा था, क्या क्रिकेट बोर्ड ने समझाया होगा कि भाई इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है, क्या वजूहत है। परफॉर्मेंस तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आई है बाहर से जब वो आए हैं बाबर,
बट एक ग्रेट प्लेयर है अपनी जगह। बट हमारे यहाँ तो यही वो जिसे कहना चाहिए ना कि वो चल रहा है, म्यूजिकल चेयर है ये भी, या शतरंज की बिसात एक होती है कि आप इधर से उठा के इसको इधर रख दें, इसको उठा के उधर रख दें। तो ये चीजें हमें नजर आ रही हैं। अगर ये चीजें खत्म नहीं होंगी तो बहुत मुश्किल है। एक टीम का लीडर है, वो आपके बकौल कह रहे हैं कि वो उसके हक में नहीं था, तो वह फिर आप सोच लें क्या होना है। तो ये चीजों को देखना पड़ेगा और अल्लाह करे वो चीज़ हमें ग्राउंड में नजर ना आए, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, पीसीबी मामले को वहीं पर हैंडल कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बाबर आजम की वापसी कह रहे हैं, इसलिए भी हम तवक्को सारे कर रहे थे, उनके फैंस बड़े मायूस हुए थे जब उनको सेलेक्ट नहीं किया गया था एशिया कप के लिए। तो वहां पे जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो उसकी वजह से आपको लगता है कि बाबर की वापसी हुई है फिर हमारी टीम में? फैन पे टीमें थोड़ी बनती हैं, एक मुल्क की टीम है। फैन अगर अब इससे बढ़ के क्या होगा कि जो हम पहले भी एक दफा बात कर चुके हैं कि बिल्कुल फैन है, मैं भी किसी का फैन हूँ, और भी बहुत होते हैं, अपनी जगह है। उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी भाई, फैन को ये मैं बताना चाहता हूँ। तो इसलिए उनको अब ठीक है, बाकी लोगों से भी नहीं हुई, उनको ले आए आप। लेकिन आपको जो कमी नजर आई है हमें आपके खेल में, आप प्लेयर अच्छे हैं, जो कमी खिलाई है स्ट्राइक रेट की, तो उसको पूरा करें। अगर वो आप कर लेंगे तो वेल एंड गुड, वरना फिर इसी तरह चलता रहेगा और हम ये देखते रहेंगे कि जी कभी। लेकिन जाहिर है पहले जो है वो माइक हैसन को बाबर इतना वो नहीं लगे और फिर एकदम लगना शुरू हो गया। तो यहाँ इनसाइड चीजें काफी हैं, खेल को तो बात की बात आपने ये जो तशबीह दी ना शतरंज से जो तशबीह दी है ना, उसके ऊपर मेरा दिमाग ये कह रहा था कि उस बाजी, जब भी आप डिफरेंट बाजियां लगा रहे होते हैं तो उसमें कभी ना कभी जीत हो ही जाती है आपकी। यहाँ पर तो बाजियां भी शायद ऐसी लग रही है कि जीत ही नहीं पा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया। खैर बहुत शुक्रिया आपका। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, अपना तश कर रहे थे जो पाकिस्तान और अब साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज होने वाली है। लेट्स सी, ये जो वापसी हुई है कुछ खिलाड़ियों की, वो क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, इस उम्मीद के साथ जो है ना हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ मजीद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद जनाब। गूगल ने पाकिस्तानी तलबा के लिए एक शानदार तालीमी पेशकश का ऐलान किया है। अब वो पेशकश है क्या? 18 साल या उससे जायद उम्र के जो तालिब इल्म है, गूगल AI प्रो प्लान की 1 साला सब्सक्रिप्शन जो है वो मुफ्त में हासिल यानी कि आप तो नहीं ले सकते। मैं तो 18 साल का होना जरूरी है ना? मैं हो सकता है मैं बीच में ही हूँ। नहीं मैंने पूछा ही नहीं है, मैं तो कह रही हूँ कि आपकी तो उम्र कम है ना 18 साल से, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकती। बहरहाल जितने भी 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के तलबा और तालिबात है उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, तो जरा गौर से सुनिएगा। ये मुआवजा जो है पेशकश तलबा को जदीद AI टूल्स के जरिए अपनी तालीम, तहकीक और तख्लीक की सलाहियतों को बेहतर बनाने में मदद फराहम करने के लिए तैयार की गई है। रिपोर्ट ये बता रही है कि इस प्लान के तहत गूगल के जदीद तरीन जेमिनाई 2.5 मॉडल तक ज्यादा रसाई फराहम की जाएगी ताकि तलबा डीप रिसर्च जैसे फीचर्स इस्तेमाल कर सकें और असाइनमेंट्स तहकीक और तख्लीकी मनसूबों पर मबनी भी होनी चाहिए। तो उनकी एक्सेस जो है ना बड़ी आसान हो जाएगी जेमिनाई 2.5 तक। अब इसके अंदर मेरे कुछ सवालात है, क्योंकि आप सब जानते हैं, अब तो पता चल गया होगा जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, और आप तो जानती हैं कि मैं थोड़ी स्केप्टिकल रहती हूँ जब भी AI की बात आती है, कि जब तक रिस्पॉन्सिबली इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तब तक ये मुझे लगता है कि आपकी हेल्प करने की बजाय ना आपको डैमेज करे, ओवरकम ही ना कर ले आपको। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है CEO टेक वैली उमर फारूक साहब। उनकी तरफ चलते हैं, जरा उनसे अपने सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू आशा, थैंक यू अनम फॉर हैविंग मी दिस मॉर्निंग। बिल्कुल जबरदस्त, थैंक यू। जरा टेल अस अबाउट टेक वैली और उसके बाद हम फिर ये जेमिनाई 2.5 पर आते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक टेक वैली इज गूगल्स लोकल पार्टनर इन पाकिस्तान एंड मीना रीजन। हम लोग पिछले 5 साल से गूगल के साथ काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन नाउ इन मिडल ईस्ट एज वेल। तो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, पब्लिक सेक्टर के साथ, एजुकेशन के साथ एज अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनर काम करते हैं। उसमें गूगल के वेरियस इनिशिएटिव्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट टूल्स जो आते हैं, जैसा अभी आपने जेमिनाई का नाम लिया, वी विल वर्क ऑन दैट। वी हैव वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर वेरियस स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड एंटरप्राइज कस्टमर्स। और जैसा कि टेक वैली पिछले 5 साल से गूगल के साथ ये काम कर रहा है, तो वी वांटेड टू मेक श्योर कि देयर इज़ अ राइट अवेयरनेस। जैसा कि अभी आपने खुद बात की कि जेमिनाई के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, और गूगल ने एक ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र दी है
फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे फायदा उठाएंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस ऑफर से? देखें जी, वी वांट टू मेक श्योर जो आजकल का दौर है इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी वांटेड टू इंश्योर कि इस वक्त जो हमारा नारा होना चाहिए रोटी कपड़ा मकान और अफोर्डेबल इंटरनेट, ये नारा होना चाहिए। और अफोर्डेबल इंटरनेट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेक श्योर ये कर रहे हैं गूगल के, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी 18 एंड अबव टू हैव अ फ्री वर्जन ऑफ दिस। हम सब गूगल के यूज़र हैं इन सम वे और फॉर्म। हम तो उसमें फॉल नहीं करें ना, हम तो 18 के तो है ही नहीं। अब वो सब्जेक्ट पे हम इंशाल्लाह बाद में आते हैं, लेकिन आप गूगल को इस्तेमाल डेली लाइफ में ज़रूर कर रही हैं। Exactly. शायद आप गूगल मैप्स यूज़ कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, शायद आप हमारी जिंदगियों का हिस्सा है जी, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं। तो जेमिनी का इस्तेमाल 12 मंथ्स के लिए पेड फीचर और फ्री फीचर्स में फ़र्क क्या है बेसिकली? गूगल वांट्स टू मेक श्योर कि हम जो रिसर्च का पीस है जिसको डीप रिसर्च अभी आपने आशा ने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, इसको इफेक्टिवली कैसे यूज करना है, इसमें कौन से प्रॉम्प्ट्स देने हैं टू इन ऑर्डर टू फेच द राइट इंफॉर्मेशन एंड मेक श्योर कि इट्स यूज्ड नॉट कि सब एक ही प्रॉम्प्ट कॉपी कर रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं और दिमाग का इस्तेमाल कम हो रहा है। तो गूगल ने आपको एक टूल दिया है, लेकिन टूल के साथ गूगल एक ट्रेनिंग, एक अवेयरनेस देना चाह रहा है टू मेक श्योर आप और एक बंदा यूएस में जो बैठा हुआ है, एक बच्चा जो इंडिया में बैठा हुआ है, दे आर ऑल यूजिंग इक्वल प्लेइंग ग्राउंड एंड दे आर यूजिंग दीज टूल्स विद रिस्पांसिबिलिटी। अच्छा, गवर्नमेंट कहाँ पर यहाँ पर आती है, कहाँ पर स्टैंड करती है? आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, जरा इसके बारे में बताइए, इस कोऑर्डिनेशन के बारे में बताइए। देखें जी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक वैली का जो रोल है एज अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनर, वी मेक सक्सेसफुल पार्टनरशिप्स। हम हर प्रोविंस के साथ भी काम करें। आपको पता है कि एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर एट अ टाइम इट वाज एन फेडरल सब्जेक्ट, लेकिन अब हर सूबे की अपनी पॉलिसी है, हर सूबे का अपना एजुकेशनल बोर्ड है। फिर हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं इस एजुकेशन फील्ड में, सिंगल नेशनल करिकुलम से लेके काफ़ी कुछ हमने वी बिन थ्रू अ लॉट। तो हम पार्टनर अप करते हैं हर प्रोविंस के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के साथ, और हायर एजुकेशन प्रोविंस लेवल पे हम काम कर रहे हैं टू मेक श्योर कि वी इंटीग्रेट दिस। This is not an extra work for teachers, students. This is something that can complement the learning. अच्छा, लर्निंग की आप बात करें, पढ़ाई लिखाई ना अब थोड़ी सी चेंज हो गई। जब हमने पढ़ा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, ये एआई का ज़माना नहीं था, एटलीस्ट गूगल तक तो हमने देखा हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो उनके सोचने समझने की सलाहियत है स्टूडेंट्स के, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है? गूगल से एआई से कॉपी पेस्ट किया और आपने आगे सबमिट करवा दिया, तो ये आपको लगता है कि ये ख़तरनाक हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए? ये बड़ा अच्छा सवाल है। आई थिंक व्हाट वी नीड टू लुक इनटू इट, देयर इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग। आप ड्राइविंग को देख लें, जब ड्राइविंग शुरू हुई थी तो लोगों ने कहा था रोड पे गाड़ी लेके गए, देयर इज अ स्ट्रांग चांसेस यू गेट इनटू अ रैक। तो यू नीड टू व्हाट यू नीड टू डू बिफोर यू गेट द लाइसेंस, यू नीड टू लर्न, यू नीड टू वॉच वीडियोज, यू नीड टू वॉच रीड द मैनुअल्स हाउ टू ड्राइव। जैसे यूएस, कनाडा इन जैसे मुल्कों में ड्राइविंग इज़ अ प्रिविलेज, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ योर राइट, but driving is a privilege. तो using AI with responsibility is something we need to focus on. हमारे मुल्क का मसला ये है कि हम पॉलिसी लेवल के ऊपर इंटरवेंशंस नहीं करते, हम हैपहैज़र्डली चीज़ों को ले आते हैं। फॉर एग्जांपल, जब इस मुल्क के अंदर राइड शेयरिंग आई तो हमें पता चला, हम सब ने राइड शेयरिंग यूज़ करनी शुरू की। 6 मंथ्स के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको कि ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है कि IT की कंपनी है। इसी तरह AI पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करनी है, बच्चों को बताना है हाउ टू यूज़ दिस टू कॉम्प्लीमेंट योर थिंकिंग, how to give you more ideas in a way that you can be at the same level जो एक बाहर का बच्चा या एक प्राइवेट सेक्टर का बच्चा जो टूल वो यूज कर रहा है वही एक गवर्नमेंट सेक्टर का बच्चा यूज कर रहा है। अनम ने जो टॉपिक छेड़ दिया ना, इट्स वास्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर ना पूरा दिन भी आप बैठे रहना तो बातें इसके ऊपर खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर इतना हमें काम करने की जरूरत है। आप क्रोम बुक के बारे में भी कुछ बता रहे थे, तो उसका भी थोड़ा जिक्र कर दीजिए इन द एंड, क्योंकि वक्त हमारे पास गूगल क्रोम बुक्स, मुझे ये आपसे खबर शेयर करते हुए अच्छा महसूस हो रहा है कि हमने 2 साल पहले एक विजुअलाइज किया था कि पाकिस्तान के अंदर जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मैंने इंटरनेट की बात की, तो यू नीड अ हार्डवेयर, यू नीड अफोर्डेबल हार्डवेयर। हमारी मार्केट के अंदर स्मगल्ड क्रोम बुक्स आ रही थी, लैपटॉप्स आ रहे थे जो 1 महीना काम कर रहे थे, 6 महीने के बाद एक्सपायरी डेट्स की वजह से वो यूज़ नहीं हो रहे थे। तो अभी हमने एक पार्टनरशिप की है थ्रू SIFC ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडर NRTC, एलाइड एक मैन्युफैक्चरर है ऑस्ट्रेलिया से, वो गूगल और टेक वैली चारों ने मिल के हरीपुर में NRTC के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है जिसमें हम असेंबली लाइन क्रोम बुक
पाकिस्तान में इंशाल्लाह प्रोड्यूस होने जा रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, और एक अफोर्डेबल डिवाइस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके अंदर मैनेज्ड होंगी चीज़ें कि किस टाइम पे बच्चे ने यूट्यूब देखना है, किस टाइम पे स्कूल का काम करना है। तो वी आर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन मुल्कों में आ रहा है जहाँ पे क्रोमबुक्स मैन्युफैक्चर भी होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो चुकी है, ट्रेनिंग शुरू हो रही हैं उसमें, और ये फैक्ट्री ऑलमोस्ट 50,000 क्रोमबुक्स पर मंथ यहाँ पे प्रोडक्शन होगी, और इंशाल्लाह इसके बाद ये हम बाकी मुल्कों को पाकिस्तान से भिजवाएंगे भी। रेवेन्यू तो SIFC, NRTC, एलाइड, गूगल, टेक वैली, इसमें सब मिलके काम कर रहे हैं। बट ये मुझे खबर शेयर करते हुए खुशी हो रही है एज अ पाकिस्तानी कि दिस इज द अफोर्डेबल डिवाइस व्हिच विल बी सोल्ड इन पाकिस्तान बाय पाकिस्तानीज। बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया उमर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम देखने वाले तलबा और तालिबात जिनकी उम्र 18 साल है या उससे ज़्यादा है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिसर्च बहुत अच्छी हो जाए तो उसके लिए गूगल AI Pro प्लान जो है उसकी 1 साल की सब्सक्रिप्शन अब आपको मुफ्त मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल के अंदर आप अच्छा खासा तहकीक अपनी करें, अपने आप को बेहतर करें, आपकी पढ़ाई जो है वो बेहतर होनी चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिसिप्लिन के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो, अदरवाइज ये फायदा देने की बजाय ना आपको नुकसान देगी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद, एंड यस यू गेस्ड इट राइट। अब हम खड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कुछ अनयूजुअल हमारे सेट के ऊपर होने वाला है। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक नन्हे मुन्ने से एथलीट जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं। उम्र सिर्फ उनकी 9 साल है, लेकिन उन्होंने अपने अज़्म से, अपनी मेहनत से और अपने हौसले से सबको हैरान करके रख दिया है। ज़बरदस्त सलाहियतों से वो तेज़ी से नाम भी कमा रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बहुत अच्छा काम कर रहा हो वो हमारे शो का हिस्सा ना बने। हम बात कर रहे हैं अपर्दीर से ताल्लुक़ रखने वाले अजलान शाह की, जिन्होंने फैसलाबाद में होने वाली 6ठी ऑल पाकिस्तान स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल्स जीते हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी कामयाबियां हैं, और ये कामयाबी महज एक जीत नहीं, इसको हम देख सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारे यहाँ टैलेंट जो है वो कितना मौजूद है, और खास तौर पर इस तरह के जो दूर दराज इलाके हैं। अपर्दीर, अब जैसे उन्होंने आके मुझे बताया ना कि अपर्दीर से ताल्लुका, पहला मेरे जहन में आया कि कितना खूबसूरत है। मैं आपको जरा मेडल्स दिखा दूं इनके। हाँ बिल्कुल दिखाएं मेडल्स। तो बहरहाल जी इन दूर दराज के इलाकों से लोग निकलकर बेपनाह जो टैलेंट सामने आ रहा है, ये वो मेडल्स हैं। हाँ बिल्कुल यही मेडल्स हैं, बिल्कुल सही कह रही है। यही मेडल्स हैं, और ढेर सारे उन्होंने मेडल जीते हैं, और आगे भी उनका जो हौसला है ना वो जवान है, बड़ा जबरदस्त हौसला है उनका बच्चे का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजलान शाह, जिनका हम जिक्र करें, एक नन्हे मुन्ने चैंपियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अजलान आप? बिल्कुल ठीक। और इनके साथ इनके कोच हैं हिदायतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत हैं? बिल्कुल ठीक है। आप इतने परेशान क्यों हैं? खुश हैं? आपने इतने सारे चैंपियनशिप्स जीत लिए हैं, एक इंटरनेशनल भी मेरे ख्याल से आपने जीता है, और अभी फैसलाबाद। कैसा महसूस करते हैं जब कोई जीत आपके नाम होती है या आप गोल्ड मेडल जीतते हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये मेडल्स जीते। आई एम सो एक्साइटेड। You're excited and we are so happy to have you on the show। अच्छा, आप ये लोग ये सोच रहे होंगे कि हम खड़े होकर सजाएं क्यों दी हैं, खुद भी सजा में खड़े हुए, उनको भी सजा में खड़ा किया हुआ है। इसके पीछे एक मकसद है, हम कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं करते। हमने जरा उनसे ना करवा के देखना है कि 4 गोल्ड मेडल्स आपने जीते हैं, 1 ब्रॉन्ज मेडल आपने जीता है, किन किन चीज़ों के अंदर जीते हैं, जरा वो बताते भी जाएं और साथ साथ करते भी जाएं। जी, इसमें इस तरह है कि ताइक्वांडो में मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होते हैं, लेकिन इसमें यह है कि अभी जो स्कूल कंपटीशन होता है उसमें इस तरह है कि बच्चों के लिए ना मतलब सेफ्टी ज़रूरी होती है ना। तो अभी जो कंपटीशन था वो स्पीड में था, जैसे हम स्पीड किकिंग अभी आपको करवाएंगे, तो इस तरह है कि जैसे स्पीड किकिंग है ना, अभी इसने स्पीड किकिंग में मतलब 197 किक्स की है ना। तो अभी ये 30 सेकंड में अभी इसकी स्पीड आपने चेक करनी है। माशाल्लाह इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, जो बड़े बच्चों से भी इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। स्पीड करके दिखाएं, स्टार्ट। अरे वाह, ये है स्पीड किकिंग, स्पीड पंचिंग है, स्पीड पंचिंग है। जी, ये स्पीड पंचिंग है। इसमें इसने 197 पंच किया है 197 इन 30 सेकंड। 30 सेकंड में उन्होंने मुक्के कितने मार लिए? 197, तकरीबन 200। भाई क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या किस किस में गोल्ड मेडल जीता है? जी, इसके अलावा ये डबल किक्स है। अच्छा, ओके। स्पीड किक्स है, स्पीड किकिंग है ना, उसमें तकरीबन इसने जो जीते, इसने जो किए हैं तकरीबन 117 किए। ओके, ये करके दिखाएगा, दिखाएं जरा करके। अरे वाह, अच्छी खासी मेरे ख्याल से इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक ठाक। इसमें काफी ट्रेनिंग की जरूरत है। क्या जब ये छोटे से थे, नशीर ख्वार थे, तब से ट्रेनिंग शुरू हो गई? छोटे से नहीं है अभी। मैं वही तो कह रही हूँ कि अभी ये इतने बहुत
बहुत ज्यादा है, अभी तो और ज्यादा होगा, परेशान नहीं होने का। अच्छा ये बताएं हिदायत साहब, आपको कब अजलान आपके पास कब आया, उस वक्त जो है कौन से लेवल पे थी इनकी ट्रेनिंग, एंड देन आपने कितना अरसा इनके ऊपर काम किया? जी, ये तकरीबन मेरे पास जो आया तकरीबन 3-4 महीने हो गए ना। इससे पहले ये मतलब एथलेटिक भी करता रहा है। एथलेटिक में इस तरह समझ ले कि ये आल पाकिस्तान में ना मतलब एथलेटिक में 10 किलोमीटर 61 मिनट में इसने मतलब फासला तय किया है। अच्छा। और उसमें 1500 मतलब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें इसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। DHA में भी, उसके बाद इस्लामाबाद में भी हुआ है, क्योंकि इसको ओवरऑल जितने भी रनिंग वाले जो कम्पिटिटर है ना सब इसको जानते हैं। जिस तरह इसने 5 किलोमीटर में भी ना तो इसने ना मतलब 5 किलोमीटर इस्लामाबाद में भी ना इसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी एथलेटिक में। तो इसके बाद मतलब स्पीड जो है ना हमेशा आपकी तब बनती है जब आप फिजिकली फिट होते हैं। तो उसका यह है कि इसका फिर शौक जो था ना वो मार्शल आर्ट्स की साइड पे ज्यादा। आपको डिफरेंस क्या नजर आता है आपके पास, जो बाकी बच्चे या जिनको भी आपने ट्रेन किया होगा उनमें और अजलान के अंदर क्या फर्क नजर आता है आपको? असल में मैम इस तरह है ना कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। ओके, ये प्रोडिजी है, हम इसको कह सकते हैं? ऐसे समझ लेना कि ये गॉड गिफ्टेड है। ओके, मतलब आप ये कह सकते हैं ना कि अगर ये बच्चा मेरे पास है ना तो मैंने इसकी फैमिली को मैंने पहले से बता दिया है कि इस बच्चे के पे ना अगर मैं इस पे मेहनत मैं करूंगा लेकिन आपने इसको टाइम देना है। अपॉर्चुनिटी मैं दूंगा लेकिन आपने ना इसको सिर्फ टाइम देना है। ग्रूमिंग की जरूरत होती है, वो आपने उनकी ग्रूमिंग की, वैसे वो गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, जो ये ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, एक तो टाइम इसके लिए कितना देते हैं, कोचिंग के लिए कितना टाइम देना होता है, और दूसरा क्या अब छोटा सा बच्चा है, डाइट वाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है? इसका डाइट का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मैं खुद एमफिल स्कॉलर हूँ, एमफिल अभी मैंने कंप्लीट किया है, तो डाइट के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करता हूँ। दूसरा उसके अलावा ये है कि मतलब जैसे मतलब इसकी ट्रेनिंग होती है वो मतलब एक दिन में ना 2 घंटे 3 घंटे इसकी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, मैं ये चाहूंगी कि जल्दी से ना मुझे वो जो उसका बताए थे ना पुशअप्स का, वो जरा करके दिखाएं और कितने पुशअप्स किए? अच्छा, इसने जो पुशअप्स किए वो 57 पुशअप्स किए। 57 पुशअप्स इन ओवरऑल मतलब ओवरऑल किए। जरा करके दिखाएं, इधर मुंह करके, इधर मुंह करके जरा करके दिखाएं। हां, हम जरा पुशअप्स गिनते हैं, तकरीबन 70-80 तक भी कर लेते हैं। 1 2 3 आप गिनिए। थैंक यू सो मच, बहुत ही यंग है भाई, इस तरह के बच्चे ना बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन का बाइस बनते हैं बड़ों के लिए। अब मैं चाहूंगी वो जो फ्लाइंग किक टाइप उन्होंने किया था ना वो करके दिखाओ, अजलान कैसे था वो? इसमें शाउट करने हैं, शाउट भी करना है। अच्छा लगेगा, जंप हाई किक, जंप हाई किक, ओ वाह, अगेन जंप हाई किक, शाबाश, लास्ट वन हाई किक। अरे क्या बात है, जबरदस्त। हमारे पुशअप पे आ जाओ जल्दी से। ओ ये स्प्लिट, कंप्लीटली स्प्लिट भी कर लेता है, क्या बात है। अब इसके साथ ही जो पुशअप है ना क्लैप के साथ, वो वाला करके दिखाना। चलो, ओके, 1 2 अरे वाह, 3 क्या बात है, 4। अच्छा, ये मुझे बताओ अजलान, इसके साथ साथ आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो एजुकेशन है, उससे भागता तो नहीं है? नहीं माशाल्लाह, पढ़ाई में भी बहुत पढ़ाई में भी अच्छा है, कंपटीशन गेम में अच्छा है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। टीचर्स को तो बहुत पसंद हो गया कि भाई बच्चा बहुत सारी गेम्स में, टीचर्स के फेवरेट हो। हाँ, फेवरेट टीचर का नाम क्या है, उनको कुछ कहना चाहोगे देखते हुए? फेवरेट टीचर का नाम मैम नाइला है। नाइला, क्या कहना, क्यों अच्छी लगती है मैम नाइला? वो पढ़ाई भी अच्छा करते हैं मुझे। अच्छा, तवज्जो भी मुझे देते हैं। और क्या देता है? तवज्जो भी देते हैं। तवज्जो देते हैं, बच्चों को तवज्जो की जरूरत है टीचर्स की भी। अच्छा, तो डाइट का बताएं ना, खाते क्या हैं आप? डाइट सुबह नाश्ते में एक खाता हूँ और दूध पीता हूँ। अच्छा, और फिर इतनी पावर कहाँ से आती है, इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है अगर एक अंडा खाते हो और सिर्फ दूध पीते हो तो? हाँ, बस एनर्जी आता है, वहीं से आ जाती है। हाँ। अच्छा, ठीक है। और जो घर में बहन भाई हैं या मामा आपको देख रही हैं, उनको कुछ कहना है, आपने कुछ कहना चाहोगे टीवी पे? उसका मैं अपने बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे सपोर्ट किया है। शुक्रिया अदा करना है। अच्छा, इन द एंड हिदायत साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल में जैसे मार्शल आर्ट्स है ना, सब फैमिली को मतलब चाहिए कि वो अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाए, क्योंकि ये जो है ना, ये बच्चे जो है ना, ये पाकिस्तान का मतलब फ्यूचर ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने ओलंपिक लेवल पे ना, इन्होंने मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। ऐसे गवर्नमेंट लेवल पर कितनी सपोर्ट है। मैं समझता हूँ कि जैसे अभी हम देखते हैं ना कि लोग ओलंपिक से मेडल लेके आते हैं, पाकिस्तान में देखे अभी इस बार अर्शद नदीम लेके आए ना,
तो इसी तरह बच्चे के ऊपर अगर आप मेहनत करेंगे तो वो आपको ना मतलब पहले वर्ल्ड जूनियर पे आपको मेडल लेके देंगे, फिर उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपको मेडल देंगे, फिर उसके बाद ओलंपिक के लिए। ये तो आप पेरेंट्स के लिए कह रहे हैं ना, लेकिन गवर्नमेंट सतह पर कितनी सपोर्ट? गवर्नमेंट सतह पे तो मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि स्पोर्ट्स को मतलब क्रिकेट के अलावा भी इन गेम को भी सपोर्ट करें वो, क्योंकि सारे गेम जो है ना ये ओवरऑल जितने भी गेम है सारे ओलंपिक गेम है। ओलंपिक गेम अगर आप एक ब्रॉन्ज मेडल भी लेके आए ना तो वो वर्ल्ड कप के मतलब एक पूरे वर्ल्ड कप के बराबर होता है। इसी उम्र से शुरू कर देनी चाहिए अगर हमें फ्यूचर के ओलंपियंस बनाने हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका हिदायत साहब। एंड अजलान थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आगे नवंबर में भी इनका एक मुकाबला आने वाला है इंटरनेशनल, और उसके बाद दिसंबर में भी है। यू आर एक्साइटेड फॉर दैट? आर यू? वी आर आल्सो वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच वंस अगेन जनाब। ये था आज का हमारा शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात हम करेंगे इंशाल्लाह कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, अच्छा सा दिन गुजारिए। अल्लाह हाफिज।